मीटिंग आती है ना। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में कहेंगे हम इसको संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। अब देखिए ऐसा करते क्यों? एक्चुअली सपोज 20 ईयर पहले ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था। कितने साल पहले? 20 साल पहले, बिफोर 20 ईयर ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था। और उस टाइम उन्होंने कुछ एसेट्स परचेज की थी। सपोज बिल्डिंग परचेज की थी और उस टाइम उस बिल्डिंग की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए की। कितनी थी? 1 लाख रुपए उस बिल्डिंग की वैल्यू थी। और 20 साल के बाद आफ्टर 20 ईयर सी एज ए न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है। कितने साल बाद? 20 साल के बाद सी जो है तो एज ए न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है। क्या 20 साल बाद भी बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख की रहेगी? 1 लाख नहीं रहेगी। तो फर्म क्या करेगी? जिस दिन न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है उस दिन पता लगाएगी कि उस दिन एसेट्स की वैल्यू कितनी है और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है। क्योंकि जब न्यू पार्टनर आएगा तो इस वैल्यू में से अपना शेयर निकलेगा, उसका हिस्सा इतना नहीं होगा। वो जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसी में इसका हिस्सा लगेगा। सपोज प्रेजेंट में हम वैल्यू मान लेते हैं 20,000 बिल्डिंग की। कितनी वैल्यू मान लेते हैं? हम मान लेते हैं 20,000 बिल्डिंग की वैल्यू मान लेते हैं। तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें कितनी वैल्यू बिल्डिंग की मेंशन की जाएगी? तो उस बिल्डिंग की 20,000 रुपीस की मेंशन की जाएगी। अब देखिए इट मींस 1 लाख की जो एसेट थी वो किसकी थी? ए और बी की। और जब 20 हो जाएगी तब ये किसकी रहेगी? ए, बी और सी की, क्योंकि यहाँ पर सी भी पार्टनर बन चुका है। तो जब भी नया पार्टनर एक न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो जिस दिन वो बिजनेस में एडमिट हो रहा है उस दिन एसेट्स और लायबिलिटीज का हम लोग एक डिटेल रखते हैं और पता लगाते हैं कि उस दिन उनकी वैल्यू क्या है। और ये काम केवल हम एडमिशन के चैप्टर में ही नहीं करेंगे, अगले चैप्टर में आई मीन रिटायरमेंट एंड डेथ वाले चैप्टर में भी ये टॉपिक रिपीट होगा। कॉन्सेप्ट में डेथ वाला रिटायरमेंट का जो चैप्टर है वहां पे रिपीट होगा। तो इसमें करना क्या होगा है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो रेगुलेशन होता है वो कब होता है? तो कैसे? At the time of admission of new partner, एक नए पार्टनर के प्रवेश के समय, and at the time of death or death of partner, किसी पार्टनर के डेथ के टाइम पे या उसके रिटायरमेंट के टाइम पे। पर इसमें करना क्या होगा, किस तरह से हमें एनालिसिस करनी है वो हमें देखना है। पर ध्यान रहे कि रेगुलेशन का मतलब है बिना कुछ परचेज किए, बिना कुछ सेल किए एसेट्स की वैल्यू में अप होना या फिर डाउन होना, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाना या कम होना। रिपीट, बिना परचेज किए, बिना खरीदे यदि एसेट्स की वैल्यू
बढ़ती है या कम होती है तो ही उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में लेंगे, अदरवाइज इसको नहीं लेंगे। जैसे मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, पहले कितने की थी 1 लाख, आपने बेची नहीं है लेकिन यूज करने के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और कम होगी इसलिए उसको वहां पर लेंगे नहीं। ठीक है, जब इसको कम होगी तो हम किस वे में कम होना, किस वे में बढ़ना हम लेंगे, जब बिना परचेज किए और बिना सेल किए अपने आप जो चेंजिंग होंगी उसी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब देखो क्या होगा, किस तरह से हम इसको एंट्रीज में बनाएंगे, ध्यान देना। रिवैल्यूएशन करने से 4 इफेक्ट हो सकते हैं, रिवैल्यूएशन करने से 4 इफेक्ट हो सकते हैं। एसेट्स इंक्रीज हो सकती है, रिवैल्यूएशन से कितने इफेक्ट हो सकते हैं, 4 इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट इफेक्ट क्या हो सकता है, एसेट्स इंक्रीज हो सकती है। सेकंड जो है आपका वो हो सकता है कि एसेट जो है आपकी वो क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। अब जो इफेक्ट हमने एसेट्स पे देखे हैं वही इफेक्ट लायबिलिटीज के ऊपर भी तो हो सकते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट हेडिंग हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे लायबिलिटीज पहले इंक्रीज, देन लायबिलिटीज डिक्रीज। अभी मैंने एंट्री की बात नहीं कही है, जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो कितने कंडीशन सामने आती है, 4। एसेट्स के रिगार्डिंग 2 बातें सामने आती है और लायबिलिटीज के रिगार्डिंग भी 2 बातें सामने आती है कि रिवैल्यूएशन करने से एसेट्स की वैल्यू अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है, और लायबिलिटीज की वैल्यू भी अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। लेकिन एंट्री क्या करेंगे इन एवरी कंडीशन, देखा करना है। एसेट्स बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, ऑलवेज डेबिट होती है। याद रखना, एसेट्स बढ़ती है अप होती है, ऑलवेज डेबिट होती है, करेक्ट आंसर था। तो हम यहां क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। चलो, एसेट्स डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, एसेट्स कम हो जाए तो क्या होगा, जब बढ़ने पे बीआर होगी तो कम होने पे तो सीआर होगी। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स इंक्रीज की बात हो गई, लायबिलिटीज डिक्रीज, एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज दोनों की बात हो गई है, नाम से सही है। अब हम बात करें लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज की। लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर क्या होगा, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्या होगा, सीआर होगा, टू लायबिलिटीज। ठीक है, हाँ। और लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, डीआर होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको डीआर कर देंगे। पर क्या हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, हमारी एंट्री एक साइड से कंप्लीट हुई है, किस साइड से, या तो डीआर से या फिर सीआर से। लेकिन कोई भी एंट्री करते हैं उसकी 2 साइड होती है, एक डीआर है एक सीआर, तो उसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए एसेट्स हमने रिवेल की है तो अब जो भी आपने डीआर कर दिया, क्या आपने परचेज की क्या, खरीदी नहीं, अपने आप में क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप कम हो जाती है तो हम केस यूज नहीं करते हैं, हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रिवैल्यूएशन काउंट। इज दिस क्लियर? एसेट्स लायबिलिटीज के रूल वही है, जहां आपका एंट्री नहीं बन रही है वहां पे क्या लिखना है आपको, रिवैल्यूएशन लिखना है। यहां क्या है, टू में एसेट्स है तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पे भी 2 में है तो यहां पे क्या आएगा, इस बार याद में है तो 2 में क्या आ जाएगा, याद
में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स तो दिया होगी, लेकिन परचेज करने से पैसा जाता है, तो टू कैश आएगा। तो टू कैश है, इसका मतलब क्या नहीं हो रहा है, पुनर्मूल्यांकन नहीं हो रहा है, खरीदना या बेचना हो रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था परचेज और सेल बिजनेस का पार्ट नहीं होता है। बिना कुछ किए एसेट्स या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजिंग आती है तो उससे ही हम लोग रिवैल्यूएशन कहते हैं। तो बताइए क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? सभी बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। समझ में आ गई? फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? तो एसेट्स बढ़ने में क्या होता है? डेबिट। तो कम होने पर लायबिलिटीज और एसेट्स का लिंक है रिवर्स कि जब एसेट्स बढ़ने पे डेबिट होती है तो लायबिलिटीज बढ़ने पे डेबिट नहीं होगी, वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। इज दिस क्लियर? और उसी के अकॉर्डिंग ये बना है, तो एंट्री रखनी नहीं है, ऑटोमेटिकली आप बना लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या कितनी एंट्री होगी? एक एंट्री और होगी, इनके अलावा एक एंट्री और होगी। वो किस बात की होगी? इनके अलावा एक एंट्री और होगी, वो किस चीज की होगी? कि इतनी सारी एसेट लायबिलिटीज को जो हमने रिवैल्यूएशन किया है तो फाइनली प्रॉफिट को आया। कुछ एसेट्स बढ़ गए, कुछ कम हो गई, बट ओवरऑल क्या हुआ? या तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो उस लॉस और प्रॉफिट की भी हमें एंट्री पास करनी होगी। अब लॉस और प्रॉफिट एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे तो आप देखिए, यहां पर लिखा है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जब रिवैल्यूएशन करते हैं प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री करते हैं? तो एक बात बताइए, प्रॉफिट होने से पार्टनर की कैपिटल अब होती है डाउन। जब प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को ऑब्वियसली पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने से उनकी कैपिटल आई मीन पूंजी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। पूंजी क्या है? दायित्व है। लायबिलिटीज क्या है? बढ़ने लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो लायबिलिटी तो बढ़ रही है, इसलिए कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। पर ऊपर क्या आएगा? यस, ये कहां से आएगा प्रॉफिट? प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आएगा? प्रॉफिट आएगा कौन से अकाउंट से? इस अकाउंट से आएगा। तो ऊपर क्या लिख दिया जाएगा? आएगा समझ में? तो इन 4 वर्क की बात जो नेक्स्ट है हमारा काम तो होगा तो प्रॉफिट और लॉस का होगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से ओवरऑल हमें इस बात का पता लग जाएगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। प्रॉफिट हुआ है तो हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर की कैपिटल में और उससे भी कैपिटल अप हो जाएगी। तो लॉस हो जाएगा तो भी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उससे कैपिटल अप नहीं होगी, उससे कैपिटल की डाउन हो जाएगी। और डाउन होगी तो लॉस की कंडीशन में क्या बन जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया और टू में क्या लेंगे? रिवैल्यूएशन। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपके है, मैंने केवल पार्टनर्स कैपिटल लिखा है। कौन से वो पार्टनर? ओल्ड वाले, न्यू वाले या सारे? कौन से पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर किया जाता है? ओल्ड पार्टनर। कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में ही ऑलवेज ट्रांसफर किया जाता है। इसमें याद रखना, रिवैल्यूएशन का लॉस और प्रॉफिट है वो केवल ओल्ड पार्टनर्स में ही ट्रांसफर किया जाता है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि पहले से एसेट्स किसकी थी? नए तो थी नहीं। अब वो ये डाउन हो रही है, उसमें नया पार्टनर रेस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि वो तो आया कब है? जस्ट अभी आया है। इससे पहले एसेट्स किसकी थी? ओल्ड पार्टनर की थी। आज तो नहीं की है। अब नए पार्टनर के एडमिशन होने के बाद तो सबकी होगी। तो ऑलवेज रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो
में डिवाइड होगा। कौन पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में? 3 रेशियो होते हैं, न्यू रेशियो होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो होता है। आई वांट टू नो रिड्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हाँ, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कौन से रेशियो में? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या आपकी ये बात समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? जल्दी बताइए। क्या? वेरी गुड। कल से आपकी क्लास इसी टाइम पे होगी। आज जैसे हमने जल्दी क्लास ली है, कल इसी टाइम पे आपकी होगी। ये कुछ बच्चे ऑफलाइन की क्लास ले रहे हैं स्कूल में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम पूछने के लिए स्कूल में आ जाओ। डबल बेनिफिट है, आपको ऑफलाइन का एडवांटेज मिलेगा, आपको ऑनलाइन का एडवांटेज भी मिलेगा। ठीक है, तो साथ ही हो जाए तो 2 बार नहीं आना पड़े, इसलिए मैंने ऐसा किया है। पहले की ऑफलाइन क्लास की है, उसके बाद हमने आप लोगों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमें एंट्री नहीं सोचेंगे, टाइम लगता है, तो हमें कितना टाइम लगता है? वहां पे 3 घंटे का। अकाउंट का पेपर लेंदी होता है, होता इजी है। तो मेन हमारे सामने चैलेंज क्या है? एक जो प्रॉपर टाइम है उसी में हम हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। तो कैसे करना है देखिए आप। देखिए करना है, हम बना रहे हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। ये बनाने फॉर्मेट, दिस इज सीआरएस, दिस इज यस। इसमें डेट का कॉलम हम नहीं बनाते हैं, इसका कॉलम नहीं बनाते हैं, डेट का कॉलम कभी भी नहीं बनता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखिए करना क्या है। अब आप लोग सोच के एंट्री को टाइम लगेगा, सोचना किसको टाइम भी नहीं, तो क्या करेंगे? छोटा सा ट्रिक है। इधर मैं लिखा हूं a प्लस, इधर मैं लिखा हूं l प्लस। ये ट्रिक बनेगा तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, एंट्री के अकॉर्डिंग ही। कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। एक की बात तो बोल रहे हैं, इधर क्या लिखा a प्लस और इधर क्या लिखा l प्लस, दोनों को मिलाएंगे तो लाभ बनता है ना, लाभ। तो क्या करेंगे? a मींस एसएस प्लस n बढ़ना, ऐसे बढ़ेगी तो कौन सी साइड लिखना है? तो यहां क्या करेंगे? बाय एसएस इंक्रीज। ठीक है, और इधर क्या लिखा है? L प्लस, मतलब लैटिस का अप होना। तो जब भी आपको लगेगा कि लैटिस क्या होगी, बट ये आप सोचना नहीं है, सीधा जाना क्या है? तो क्या लिखना है आपको? 2 लैटिस इंक्रीज। इज इट क्लियर? मैंने बढ़ने की बात कर ली। अब सपोज ऐसे बड़ी नहीं है, a प्लस नहीं है, a माइनस है, आई मीन ऐसे कम होगी। अब क्या करोगे? कम होगी, इधर आ जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा? 2 एसएस डिक्रीज। ऐसे ही लैटिस के बारे में बात करें तो लैटिस प्लस होने पे क्या नहीं ना, तो माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कहां आएगा? इधर ये किस नाम से लिखी जाएगी? बाई लैटिस डिक्रीज। अब इसको एंट्री के अकॉर्डिंग कैरी करते हैं। एसएस बनने पे एंट्री करनी, एसएस का नाम BR2 रिलेशन एंट्री की ना, इसको पोस्टिंग करके तो किधर आएगा? इधर आएगा। आप एंट्री सोचोगे, फिर आप यहां लिखोगे, इससे अच्छा सीधा काम करो, हमारा टाइम पूरा पूरा सेव हो जाएगा। आएगा समझ में? तो ये बनाना किससे है? कंसेप्ट से बना है, लेकिन टाइम को सेव करना भी जरूरी है, इसलिए मैंने इसका बता दिया। तो ठीक है, l प्लस और a प्लस एक्सेप्ट करेंगे, बिना सोचे इधर लिख देना, कम हो गई इधर लिख देना। आई कैसे? इसके लिए मैंने आपको पहले से ही एंट्री बता दी है।
इसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट वाला किस तरह आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अब टू डी क्यों आया, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, सीआर, तो कैपिटल बढ़ेगा सीआर होगी, तो प्रॉफिट की कंडीशन में क्या होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा। सपोज प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो क्या तभी ये आएगा, उस कंडीशन में ये नहीं आएगा, उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट का मतलब है लॉस। और इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं क्या आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर करके समझ में आ गया है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया है, ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलें। अभिषेक क्या आ गया, कुणाल प्लीज, ओके प्लीज किस में क्या कुणाल, ओके आप इसमें जो पार्टनर्स का लॉस होता है, तो फर्म का प्रॉफिट होता है। हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो किसके रूप में करते हैं, फर्म के रूप में, और पार्टनर की कैपिटल कहां पड़ी है, फर्म के पास। जब पार्टनर जब प्रॉफिट होगा तो फर्म उस प्रॉफिट को किसमें डालेगी, पार्टनर की कैपिटल डालेगी, तो उसकी कैपिटल कितनी जाएगी, पहले से ही ज्यादा जाएगी। और लॉस हो जाता है तो फर्म क्या करेगी, उसी कैपिटल से पैसा निकाल लेगी, तो कैपिटल जाएगी। जैसे बैंक में अकाउंट होता है और बैंक को हमसे कोई चार्ज देना होता है, तो बैंक वाला क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से बैंक के पास हमारा अकाउंट होता है, उसी तरह से पार्टनर का फर्म के पास कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें डालेगा, उसमें से निकालेगा। अब उसमें डालेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी और निकालेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा। क्लियर? तो सबके समझ में आ गया? अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद हम अगला जो बात करेंगे उसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेन प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेन प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपके सामने एक नया वर्ड आएगा, रिटेन वर्ड। ये नया वर्ड रिटेन क्या है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का जाकर वार्ता विभाजन करना। पर रिटेन क्या है, रिटेन का मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसका रिवर्स है। इसका मतलब हम एक चीज जानते हैं कि पार्टनर को पता है कि प्रेजेंट हमारा अच्छा है, बट ये नहीं पता फ्यूचर कैसा है। फ्यूचर में हो सकता है कि हमारा बिजनेस और बड़ा हमें करना है, लेकिन बिजनेस को और बड़ा करने के लिए किसकी नीड होती है, पैसों की नीड होती है। तो पार्टनर्स क्या करते हैं कि जो भी एवरी ईयर उनका प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट को कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कुछ हिस्सा को बचा लेते हैं। जैसे हर साल वो 20% अपने पास रखते हैं, इसमें फर्म के पास रखते हैं, 80% पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये जो 20% है वो क्या है, हाँ इसको कलेक्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टेड प्रॉफिट। और हम इसको रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में भी लेते हैं। तो किसी भी नाम से एग्जाम दे सकता है, रिटेन प्रॉफिट के नाम से दे सकता है, रिजर्व सरप्लस के नाम से दे सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी लिख सकता है। बात की एक ही है। तो जो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ने अपने प्रॉफिट में से सेव कर रखा है फर्म के पास, उस प्रॉफिट में किसका अधिकार है, किसका राइट है, क्या सबका है या ओल्ड का ही है? नए पार्टनर के आने से पहले एवरी ईयर ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर फ्यूचर के लिए सेव कर रहे थे एज अ रिजर्व या किसी के लिए, तो फर्म के पास आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट है किसका, ओल्ड पार्टनर। अब जैसे ही नया पार्टनर आएगा तो हम उससे जो
डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है रिटेन प्रॉफिट उसका क्या करेंगे? यदि हम उसको बुक में रहने देते हैं तो फ्यूचर में वो किसका हो जाएगा? तीनों का हो जाएगा। जबकि न्यू पार्टनर तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो आया तो है अभी है, तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? उसको उस टाइम में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो उसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में बांट देंगे। तो ओल्ड पार्टनर ही उसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे? क्योंकि वो उनके प्रॉफिट में से डिपॉजिट हुआ था, इसलिए वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस पे न्यू पार्टनर का कोई राइट नहीं। अब फ्यूचर में दोबारा से क्या बनेगा? और उसमें तीनों का डिपॉजिट होगा, ओल्ड का भी होगा, साथ में न्यू हो जाएगा, वो फॉर्म में दिखाया जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर में, तो उसके तीनों का राइट होगा, ए बी और सी, तीनों का राइट होगा। आई बात समझ में? तो रिटेन प्रॉफिट आप समझ गए। अब रिटेन प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं, रिटेन प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक न्यू पार्टनर है वो ना तो रिटेन प्रॉफिट में से शेयर ले सकता है और ना ही रिटेन लॉस में उसका कोई रिटेन लॉस को भी अफोर्ड नहीं करेगा, उसको दोनों से मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डीआर किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर को। तो वही बात फिर से आपके सामने आ गई है कि जब ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी तो क्या होगा? सीआर होगी। तो यहां क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस नाम से आएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा था कि रिटेन प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में कभी लॉस हो जाता है तो कैपिटल क्या सीआर होगी? लॉस हो जाता है तो क्या कैपिटल सीआर होगी? तो लॉस की कंडीशन में कैपिटल कभी भी सीआर नहीं हो सकती, क्योंकि लॉस होने से कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल है लायबिलिटीज, लायबिलिटी जब कम होती है तो उस कंडीशन में हमेशा डीआर होती है। तो ये लॉस है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर 2 इसका केवल क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट करेंगे, क्योंकि रिजर्व नहीं लिख सकते, सरप्लस नहीं लिख सकते। रिजर्व सरप्लस तब बनता है जब हमको प्रॉफिट होता है, जब लॉस होता है तो रिजर्व नहीं बना सकते। हम ये कहते हैं बचत, रिजर्व सरप्लस में बचत, बचत कब होती है? जब आपको फायदा या प्रॉफिट होता है। आप पहले से ही लॉस में हो तो बचत कहां से करोगे? तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व सरप्लस कभी भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? सबके समझ में आ रहा है कि जिसको लॉस मान रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो रिजर्व नहीं होगा, तो किस नाम से लिखा जाएगा? पी&एल के नाम से लिखना जाएगा। इट मींस लास्ट ईयर हमने बिजनेस किया था, प्रॉफिट तो हुआ नहीं और क्या हो गया? लॉस हो गया। हाँ, उससे पहले क्या हमारे पास रिजर्व बचे हुए हो सकते हैं, तो वो तो कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यहाँ पे। और लास्ट ईयर का जो हमारे पास लॉस था वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोनों की कंबाइंड एंट्री नहीं करनी है, दोनों की में अलग अलग एंट्री करनी है। तो क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? यदि नहीं आई है तो एक बार फिर से बता दूंगा, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्या आपके ये बात समझ में आ गई है? आपने क्या करी? अच्छे से आगे नहीं, फिर से बताइए इधर। देखिए वापस बिजनेस एग्रीगेट क्या अर्न करता है? प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। इसको सिंपल वे में लेते हैं। आपके फादर हर महीने फिक्स अमाउंट एज ए सैलरी कमाते हैं, क्या वो सारा खर्च करते हैं? सारा खर्च नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपकी हर एजुकेशन के लिए या फ्यूचर मकान के लिए, आपकी शादी के लिए पैसा रोकते हैं ना? हाँ, पैसा रोकते हैं ना, क्योंकि इसको अभी नहीं पता नहीं फ्यूचर पैसा कहां से आए, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो रोक लिया, उसको खर्च नहीं किया। आई बात समझ में? ऐसे ही बात नहीं करते
कि वो बांटते नहीं है उस प्रॉफिट को, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो अपने पास रोक लेते हैं और फर्म के पास से रहने देते हैं। लेकिन जब नया पार्टनर आ जाएगा तब वो उसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो चिंता ओल्ड पार्टनर का काम न्यू पार्टनर का नहीं। यदि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें न्यू पार्टनर का शेयर हो जाएगा, जबकि न्यू पार्टनर ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। ठीक है, इसलिए ओल्ड पार्टनर उसको अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेगा। इज दिस क्लियर? इस तरह से जब अनरिस्ट्रिक्टेड तो प्रॉफिट ऑफ जिनको रिटेन्ड प्रॉफिट कहते हैं, यदि वो फर्म के पास है तो उनको फर्म किसी भी न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और प्रॉफिट को ट्रांसफर करेगी तो प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल में। तो कैपिटल बढ़ेगी कब होगी? बढ़ेगी। और बढ़ने से क्या होता है? कैपिटल बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? ट्रेड बिल्कुल सही है, क्योंकि लायबिलिटीज जब भी बढ़ती है ऑलवेज सीआर होती है। लेकिन यहां लॉस और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने से कैपिटल अप हो डाउन होगी? डाउन होगी। डाउन होगी तो क्या होगी? डीआर। वेरी गुड। अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे तो ये वोटिंग कंप्लीट हो गया, अब इसके हम प्रैक्टिस करेंगे कि एक्चुअली इनको किस तरह से हम लोग करते हैं। एक्चुअली इनको जब हम एक न्यूमेरिकल इक्वेशन करते हैं तो किस तरह से करेंगे, अब हम उसकी बात करेंगे। अब मैं कुछ इनके एग्जांपल बता देता हूं कि रिजल्ट सर्कस में क्या क्या आता है। एक तो आपको किस किस नाम से होता है? जज जो होता है और किस नाम से होता है? वो इसको किस नाम से लिखता है? रिजर्व फंड लगा। ठीक है, और ये क्या नाम है? बस लास्ट में क्या आना चाहिए? या लास्ट में क्या आना चाहिए? रिजर्व या लास्ट में क्या करना चाहिए? फंड। तो सारे क्या है? लास्ट में क्या आना चाहिए आपको? रिजर्व या फंड। तो क्या है? रिटर्न प्रॉफिट है। लेकिन अब देखिए यहां पे आपके सामने बात आने वाली है। एक ऐसा रिजल्ट है जो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। एक ऐसा रिजल्ट जो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है और उसका नाम है कैपिटल रिजर्व। चलिए ये किस तरह दिया गया है? इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्योंकि ये प्रॉफिट में से नहीं आता, किसी और रिजल्ट से आता है। आएगा समझ में? यहां जो होता है वो रेवेन्यू रिजर्व। कौन से होते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व हमेशा किसमें से बनाए जाते हैं? कैपिटल अकाउंट से बनाए जाते हैं। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है रेवेन्यू रिजर्व किसमें से बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट से बनाए जाते हैं। पर कैपिटल रिजर्व कैपिटल अकाउंट से नहीं बनाए जाते हैं, उनका सोर्स कुछ और है, इसलिए कभी भी कैपिटल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। वैसे आपके बुक में कहीं भी कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं है, पर बाय द वहां पे रिजर्व इसका नाम पे दे देगा, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो गलत हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इसको मत कर देना। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सुने देगा। सबसे पहले भाई जो कल हमारे गूगल के कैलकुलेशन के क्वेश्चंस चल रहे थे, क्या आपने उनको कंप्लीट किया है? क्योंकि यदि वो कंप्लीट नहीं हुए तो मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, पहले उनको कंप्लीट करना। अगर आप नहीं छोड़ना है तो पहले इसका रिप्लाई दीजिए कि कल जो अपनी प्रैक्टिस चल रही थी उसमें आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है, जल्दी बताइए यस और नो, ताकि पहले उसको हम डिस्कस करें। देन हम आज की क्लास के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभिषेक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आया हो? प्लीज कुणाल बताइए, ऐसा क्वेश्चन है जो कल में दिए थे? कोई डाउट नहीं है सर? अभिषेक को डाउट नहीं है?
फिफ्थ, अब देखते हैं फिफ्थ में क्या है। वन सेकंड में फिफ्थ चेक करता हूँ इसमें क्या है। एनुटी सस्पेंस की बात कर रहे हो क्या? क्या आप एनुटी सस्पेंस मेथड की बात कर रहे हो क्या? पेज नंबर कौन सा बताइए। ठीक, ठीक, 39 पेज नंबर, जिसमें एसेट्स की वैल्यू 20,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू 50,000 है, इसकी बात कर रहे हो। इसमें एसेट्स की वैल्यू सॉरी एवरेज प्रॉफिट 20,000 है इसके अंदर, जिसमें एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, इसकी बात कर रहे हो आप। ओके, अपना जो आप मुझसे पूछ रहे हो उसमें एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 20,000 और हमें यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड का जो अमाउंट हमें दिया हुआ है वो है 1,50,000 50,000। हमें NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है and then NRR is 10%। अब इंफॉर्मेशन क्या है? एनुटी सस्पेंस से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है, पर बेस क्या है? इसका बेस क्या है वो हमें देखना है। तो यहां पर देखिए, हाँ, अब यहां पे बताया कि केस कौन सा है, ना तो ये कहा है कि इसके बेस पे है और ना ये कहा कि इसके बेस पे, दोनों ही केस इसमें नहीं दिए हुए, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ये क्यों दी है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर हमारी हेल्प करती है क्या निकालने में, सुपर प्रॉफिट निकालने में। इट मींस क्या हुआ कि हमने मेथड यूज बनाया कौन सा, सुपर प्रॉफिट वाला। यदि नहीं है तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैं यहां बताता हूं आपको कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, NRR भी गिवन है, इसका मतलब कितना हो गया 15,000। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। तो फिर सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, फादर मेरा कल से क्लास और टाइम से पहले होगी, 40 मिनट पहले, जल्दी आपकी होगी उससे 40 मिनट पहले, ठीक है, 5,000। अब देखिए सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया और एनुटी सस्पेंस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले किसकी नीड होती है, सुपर प्रॉफिट की, देन किसकी नीड होती है, एन्युटी वैल्यू ऑफ 1 रुपीस। ये आपको ऑलवेज डिक्शनरी में ही गिवन होगी, तो यहां पर सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, और देखिए क्वेश्चन के अंदर एन्युटी वैल्यू गिवन है 2.847, ये ऑलवेज गिवन होगी। अब करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आप आंसर है कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ा
अच्छा आंसर है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना है 12 क्या अब बात समझ में आ गई? पूरा कल से 40 मिनट पहले क्लास होगी। ओके, कल से 10 क्लास बाद में होगी और कल क्लास पहले होगी। अब समझ में आ गया? इस तरह से आई थिंक आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं और अब अपने पास अप्रोक्सीमेट 30 सेकंड बचे हैं, इससे नया टॉपिक हम कर नहीं पाएंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़े हैं आप उनको पढ़ना, कल को रिवाइज भी करेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। आज क्या क्या टॉपिक पढ़ा हमने? एक तो रिवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ा और हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? हाँ, रिटेन प्रॉफिट्स का हमने करना क्या है। अब इनको पढ़ के आप सिंगल टॉपिक है, फिर इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, फिर ये चैप्टर फिनिश है और ये प्रैक्टिस हमारे बाकी रहेगी और सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे एग्जांपल भी करेंगे। इज दिस क्लियर? थैंक यू सो मच।